एक्सपेंडिचर। तो पहले प्रोडक्ट अप्रोच को देखते हैं। इसमें क्या है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उन सबको एक साथ कंबाइन करना है। अब गुड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीट हो गया, राइस, आयरन, पेट्रोल, टेलीविजन। अब इस तरह आप सोचें कितने सारे गुड्स होते होंगे एक मुल्क के अंदर। आप अगर एक कंपनी की, छोटी कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देख लें तो आपका सर दर्द करने लगेगा कितना उसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना। अगर आप अकाउंटिंग आपने की तो आपको आइडिया होगा कि जनरल से स्टार्ट होकर आपको बैलेंस शीट तक जाना है, तो उसमें आपको लेजर्स भी बनाने हैं, उसमें पोस्टिंग्स भी करनी है, उसमें वाउचर भी बनाने हैं, उसमें रिकन्सिलेशन भी करने हैं, तब जाके बैलेंस शीट बनती है। यहाँ तो मुल्क की बात हो रही है, आगे बस मुल्क में तो मुल्क में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने, सुई से लेके जहाज तक, उन सबको पहले एक्यूमुलेट कर लो, उसकी मार्केट वैल्यू ले लो। आप देखें एक साल में 130 मैट्रिक टन, एक टन 1000 किलो के बराबर होता है, इतने प्रोड्यूस होगा गंदम, और कीमत है 1 बिलियन पर ईयर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे उनको तो ये आंसर है। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं पेपर में, कोई इशू नहीं, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज आती है। ठीक है। इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनकी सैलरी वैल्यू प्लस कर दी, और जो आंसर आया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जो आंसर आया वो आपका कहलाता है नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ कि जिन मशीन्स में ये चीजें बनी होंगी उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये मेथड कामयाब करना है मुल्क के अंदर तो 3 प्रिकॉशंस करनी पड़ेगी। नंबर 1, वैल्यू एडेड। फॉर एग्जाम्पल एक कपड़ा है जो आप 35 रुपीज का सेल कर दें, बोर्ड पे देखिए इसमें उस कपड़े में कॉटन लगा है 10 रुपए का, धागा लगा है 7 रुपए का, कलर हुआ है 5 रुपए का, तो कपड़ा और शर्ट इन सबको मिलाकर यहाँ तो आप इन सबको प्लस करोगे, 10 + 7 17, 17 + 5 22, टोटल कितना हो गया 35 रुपये। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ तो आप 35 रुपये ले लो। अगर 35 रुपये नहीं ले सकते तो अलग अलग डेटा को ले लें कि कॉटन इतना लगा, डाई इतना लगा। लेकिन अगर आप दोनों ले लेंगे कि मुल्क के अंदर कॉटन इतना लगा, डाई और बटन इतने लगे, और दूसरी तरफ आप ले लेंगे शर्ट इतने बने, फिर डबल हो जाएगा। डबल काउंटिंग से आपकी नेशनल इनकम डबल हो जाएगी, जो गलत होगी। तो अगर आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं कि पिछली दफ़ा हमारी नेशनल इनकम इतनी थी, अभी इतनी है, तो दुनिया वाले इतने पागल नहीं है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे ऊपर बैठे हैं आपको चेक करने के लिए। 2 मिनट में आपको बदनाम कर देंगे। आने बात समझ में? तो आप बोलो पिछली दफ़ा हमने ये तरक्की की, इस दफ़ा हमने ये तरक्की की, तो IMF बोलेगा बताओ कैसे तरक्की की, हमें सिखाओ। मैंने ये क्या बोले, डबल क्यों किया? यहाँ तो शर्ट ले लो, यहाँ तो सब उस शर्ट में जो चीज़ें लगी उसको अलग अलग काउंट करो, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो डबल काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, पहली प्रिकॉशन। नंबर 2, फ्री सर्विसेज शुड नॉट बी काउंटेड। एक हस्बैंड जॉब कर रहा है, महीने के आखिर में वाइफ को कुछ खर्चा दे रहा है, इकोनॉमिक्स की जबान में वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाइफ कुछ काम कर नहीं रही। कुछ काम नहीं कर रही है इसका मतलब ये है कि नेशनल इनकम में कुछ काम नहीं कर रही। हाँ, अगर मेरी कोई शॉप है, कपड़े की कोई शॉप है, मेरी वाइफ जो है उसको पैकिंग करके मुझे दे रही है और मैं सेल कर रहा हूँ, मैं सप्लायर हूँ तो वाइफ जो है उसको पैक करके मुझे दे रही है, मैं सप्लाई कर रहा हूँ, फिर मैं उसको कुछ पैसे दे रहा हूँ, तो वो तो नेशनल इनकम में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ही हाउस वाइफ को दे रहा हूँ तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नंबर 3, डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना चाहिए। ये अगर आपने ये माइनस नहीं किया और आपने ये शो कर दिया तो इसका मतलब आपने मुल्क की नेशनल इनकम गलत बताई। ये पहला मेथड जिसका नाम था प्रोडक्ट अप्रोच। यहाँ तक कोई सवाल नहीं? अब दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरे मेथड का नाम क्या है? इनकम अप्रोच। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए। हम लोग कहते हैं
अगर इनके रिवॉर्ड्स को मैं कंबाइन कर लूँ तो नेशनल इनकम पता नहीं मुझे, ठीक है। लैंड का क्या होता है रिवॉर्ड, जमीन का क्या मिलता है किराया, लेबर को क्या मिलती है सैलरी, इसको हम कहते हैं। कैपिटल पे क्या मिलता है इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है। अगर ये सब को मैं कंबाइन कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा उनकी नेशनल इनकम कितनी है। अच्छा, इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इलीगल इनकम को ऐड नहीं करना है। अब इलीगल इनकम में क्या चीज़ आती है, जैसे स्मगलिंग का माल है, पाकिस्तान में ईरान से तो स्मगलिंग का माल आता है, इंडिया से आता है, अफगानिस्तान से आता है, ठीक है। हमारी जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारी जो टायर की इंडस्ट्री, जो टायर बनाती है कंपनियाँ, वो गवर्नमेंट को कह के थक गई है कि हमारा टायर तो बिकता है, हमें पता है, लेकिन अगर हम एक और प्लांट लगा लें और अपने टायर की प्रोडक्शन को डबल करें, कितने लोगों का रोजगार बने और गवर्नमेंट को टैक्स मिले। उसका तरीका ये होगा कि आप स्मगलिंग को बंद करें। लेकिन आते हैं स्मगलिंग का टायर, ये जो आप दुकानों में देख रहे होंगे योकोमा कौन से टायर की कंपनी है, इसमें आधे से ज़्यादा स्मगल हो बनाते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई कंपनी है, जनरल टायर और सर्विस टायर, ठीक है ना, उधर तो काम चल ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टायर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या स्मगल होकर जब टायर आता है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलता है। और यहाँ पर अच्छा एक रिसर्च भी हुई थी जिसमें पता चल देखा गया था कि जो बड़े बड़े हाईवे और रोड्स हैं ना, उसमें जो एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है ना, टायर्स की वजह से, तो उसमें ज़्यादातर टायर्स वही निकले हैं कि जो बाहर से इम्पोर्ट किए गए। क्योंकि जब बाहर से टायर आते हैं ना, तो जब टायर आ रहे होते हैं ना गाड़ियों में, तो ज़्यादातर टायर ट्विस्ट करते हैं, कुछ टायर्स में ट्विस्ट करके यहाँ पे लेकर आते हैं। तो ट्विस्ट करते हैं ना, टायर के अंदर तारें होती हैं स्टील की, जिसमें लाइंस पड़ जाती हैं। फिर जब रोड में कोई जंप आता है, वो ऐसी चीज़ आती है ना, तारें टूट जाती हैं और टायर ब्रस्ट हो जाता है। आगे बात समझ में। तो अब ये भी एक मसला है। फिर स्मगलिंग कैसे करते हैं लोग, एक बड़ा टायर आया, ऑर्डर पर उसको पकड़ा कि भाई इस टायर का टैक्स दो, उसने कहा भाई ले लो टैक्स, कितना लेना है, 1000, ठीक है, हो गया। उसके अंदर और तो सब चीज सही है ना, अब उसके अंदर दो तीन तीन टायर छुपा छुपा के लेकर आते हैं, एक टायर के अंदर दूसरा टायर, दूसरा टायर के अंदर तीसरा टायर। अब दिया तो एक का टैक्स, अंदर 4 पड़ेगा। आगे बात समझ में। तो ये सारी की सारी चीजें थी ना, इसको रोकना जरूरी है इसको। ये तो मैंने एक टायर की एग्जाम्पल दी ना, यहाँ पे तकरीबन चीजें स्मगल होकर आती है। ईरान से पेट्रोल ग्वादर में आते हैं, सिगरेट, छालिया, गुटखा, मावा, सब चीजें, बहुत सारी चीजें, ब्रांडेड परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, बहुत सारी चीजें स्मगल होकर आती है। इवन ये 2007-8 में यहाँ पर कितना सारा सोना स्मगल, गोल्ड आया है गया है, होता है, दोनों है, कोई इंपोर्ट करते हैं इसको। आप समझ रहे हैं, तो स्मगलिंग को हमें रोकना पड़ेगा, हर चीज डॉक्यूमेंटेड करनी पड़ेगी, खत्म। गवर्नमेंट ने काफी पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक नाकाफी है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है और अगर हम इसको खत्म करेंगे तो लोगों को काफी जॉब्स मिलेंगे। बस कोई शक नहीं है कि अभी आराम से जो है हम लोग नई नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि यूरो 5 पेट्रोल हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, पाकिस्तान में नया पेट्रोल है यूरो 5 के नाम से, पूरी दुनिया में वही चलता है। तो ये कुछ अच्छे इकदाम भी हैं, हम मानते हैं इसको, लेकिन अभी नाकाफ़ी है, उसमें बहुत काम करना जरूरी है, ठीक है ना। अभी आपको मैं नॉलेज की बात बता दूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनी है ना शिपिंग की, उसका नाम है PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसका काम ये होता है कि अपना शिप लेके मुल्क से बाहर जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल लेते हैं और मुल्क में लेकर आते हैं पेट्रोल, और यहाँ पर PSO को पेट्रोल देते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा PSO है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। ये पेट्रोल जाता है रिफाइनरीज के अंदर, उसको सफाई होती है और उसके बाद आप लोगों को पेट्रोल मिलता है। अच्छा, अब ये शिप जो बाहर जाता है, तो ये शिप इतना पुराना है, इतने पुराने शिप्स इनके पास पड़े हैं 1930, 1935, 1929, कि जब ये शिप मुल्क से बाहर निकलता है ना, इतना धुआं छोड़ता है ये कि बाहर के ममालिक ने पाबंदी लगा दी कि आपका शिप हमारे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिप से जब धुआं निकलता है ना, तो उसमें केमिकल है जिसका नाम होता है सल्फर। जब वो सल्फर इन्वायरमेंट में जाता है ना, तो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है।
तो यूरोप में, अमेरिका ने कानून पास किया है कि अगर आपके शिप से सल्फर निकलता है ना, तो 0.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा तो एक परसेंट तक चला गया सल्फर। तो उन्होंने इनको डेडलाइन दी थी 2019 के एंड तक की, कि अगर आपने अपनी शिप को सही नहीं किया ना, तो फिर हम आपको शिप आने भी नहीं देंगे। तो यही हुआ, उन्होंने अपने शिप को सही नहीं किया। अब हमारी शिप वहाँ जाते नहीं है। हम टर्की से हमने मुआहदा किया हुआ है कि आपका शिप जाए, वहाँ से पेट्रोल लेकर आए, हम आपके पुल से उठा लेंगे। तो उसमें भी तो आपका खर्चा बढ़ रहा है ना। तो जब खर्चा बढ़ेगा तो जेब से तो नहीं देंगे, आपके ऊपर डालेंगे ना पेट्रोल महंगा करके। समझ में आ रही बात? जब आप अपग्रेड नहीं करोगे तो क्या होगा? अपग्रेड करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा खर्चा इसमें और खर्चा है, वन टाइम खर्चा है, लेकिन अपग्रेड तो आप करोगे। कब तक वो चलाते रहोगे? अब देखो ना हमारे यहाँ ट्रेन पुराने ज़माने की, पीआईए के जहाज देखो पुराने ज़माने के, एक्सीडेंट्स इसीलिए तो होते हैं। हाँ, कंपाउंडर डॉक्टर बन जाएगा तो यही होगा। किसी ज़माने में कोई टायर बनाता होगा पीआईए का, वो पायलट बन गया। अब कोई नई प्रॉब्लम आ गई, उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ, उसने ठोक दिया, लोगों को सबको मार दिया। यही होता है ना यहाँ पर। तो जब अभी ये जो जहाज गिरा था, उसके बाद एयरबस, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन की जो कंपनी है, जो जहाज बनाती है, फ्रांस की कंपनी एयरबस, उनको बुलाया गया। उनको बोला कि आप विजिट करो। जो विजिट किया उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में, पूरी तहकीकात की, सब की। तो उन्होंने जब पायलट से मीटिंग की ना, उन्होंने जितने पायलट से सबको बुलाओ, तो पता चला 66 पायलट ऐसे हैं जो जाली डिग्री पे। 66 पायलट जो इंजीनियर होंगे, टायर बनाते होंगे, वो बनाते होंगे, शायद बाथरूम भी साफ करते होंगे, उनको 20 साल काम करते करते करते, जैसे कि डॉक्टर होता है ना हमारे यहाँ, वो जो मेडिकल की जो प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको आता कुछ भी नहीं है, लेकिन जब जिना में जाएंगे ना, एक को मारेंगे, एक के अंदर सीजर भूल जाएंगे, किसी के अंदर कुछ कर लेंगे, वो आराम से एक्सपर्ट बन जाएंगे। आगा खान का डॉक्टर भी इतना एक्सपर्ट नहीं होते जितने जिना के होते हैं। क्यों? उनको डर लगता है कि हमने कुछ गलत किया, हमको केस हो जाएगा। वह बेचारा गरीब आवाम आती है, उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी, कहते हैं आप जो अल्लाह ताला की मर्जी। आपने तो पूरी मेहनत की। उसने मेहनत क्या की? उसने तो पूरा चीर फाड़ दिया, उसको पता ही नहीं था क्या करना था, लेकिन फिर वो एक्सपर्ट बन गया। आगे बात समझ में? तो इस तरह कभी भी सिलसिला नहीं चलता। तो स्मगलिंग को हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर प्रिवेंशन सच एज स्कॉलरशिप पेंशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। स्कॉलरशिप बाहर से काफ़ी कंट्रीज में स्कॉलरशिप देते हैं। ज़्यादातर हमारे ऊपर हाथ अमेरिका का है, तो अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप आती है हमें। हर साल यहाँ से काफ़ी बच्चे जाते हैं। ठीक है, एक सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जिसका नाम बड़ा मशहूर है, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये अमेरिका देता है पाकिस्तान के बच्चों को। अमेरिका बुलाता है, खाना पीना, रहना सहना, पैसा वैसा सब कुछ देता है। 1-2 साल तक बच्चा वहाँ पर पढ़ता है, तो वापसी नहीं आते हुए ले जाता है। सही है ना? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी हम पे स्कॉलरशिप देता है ऑसैट के नाम से। ठीक है, खाना पीना, रहना सहना सब कुछ देगा, फिर बच्चा वहाँ जाता है, वापसी नहीं आता है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी इनकम पाकिस्तान को मिल रही है, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड हो रही है। अब आ जाए पेंशन के ऊपर, तो माशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं उनको तो पेंशन मिलती है, प्राइवेट लोगों को पेंशन नहीं मिलती। अभी मैं सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था मोबाइल पे, उसमें ये IMF ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि आपका पेंशन में जितने पैसे जाते हैं, आज के डेटा के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, साल में, एक साल में 470 अरब रुपए आपके पेंशन में चले जाते हैं। एक साल में पाकिस्तान के 470 अरब रुपए पेंशन में जाते हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो आप जितना नेशनल इनकम कमा रहे हो ना, उसका 11 से 12% सिर्फ पेंशन में चला जाएगा 2050 तक। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग के यहाँ दुनिया पेंशन से बाहर निकल चुकी है। हम लोगों ने वही अंग्रेजों का सिलसिला चलाया है कि गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम आएगा, रिटायर होगा, उसको पेंशन देगी। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट के मुलाजिम को पेंशन क्यों दी जाए? 20-25 साल जो भी काम कर रहा है, उसका जो फंड जमा हो रहा है, उसको फंड दे दो, पेंशन क्यों दे दो? और अगर उसको पेंशन दे दो तो जो बेचारा दुकान चला रहा है, जो बेचारा प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका क्या कसूर है? उसको फिर क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट पेंशन? क्या वो टैक्स नहीं देते हैं? उनके टैक्स से उनकी सैलरियाँ जाती है। इसीलिए हमारा हर यंगस्टर बच्चा कहता है मुझे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। चल MBA भी होगा ना, चपरासी की जॉब के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा, 15,000 मुझे सैलरी चाहिए। 15,000 वहाँ से कमाएगा लीगली, और इलीगली 40-50 हज़ार रुपये कमाएगा।
चपड़ा चाहिए बाजू प्राडो गाड़ी होगी। आ रही बात समझ में? तो ये जो माइंडसेट है ना, इस माइंडसेट की वजह से वहाँ पर कोई तरक्की नहीं करता। अब एक दफ़ा अनाउंसमेंट कर दो ना, पेंशन खत्म, सिर्फ सैलरी मिलेगी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंट की जॉब के लिए आएगा नहीं सामने। फिर वहाँ से मेरिट उठेगा, फिर मेरिट वाले लोग आएंगे जिनको वाकई में काम करना है। ये बात सोचने की। कुछ बच्चे मुझे क्लास में एतराज़ करते हैं कि सर हमारे वालिद साहब, हमारे पेरेंट्स गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, पेंशन नहीं मिलेगी तो हम कैसे चलेंगे? उसका जवाब भी है मेरे पास। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये बोझ क्यों भरे? पेंशन पेंशन हर साल इतने देते हैं। एक टीचर भी साला 40-50 हज़ार 60 हज़ार उसको पेंशन मिलता है, जिसको प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आती। हाँ, अभी एहतजाज किया था इन्होंने सदर में, तो मीडिया वाले आए थे, कहा आप क्यों खड़े हैं? कह रहे हमें सब सैलरी नहीं मिली, हम उसके एहतजाज कर रहे हैं। आप कौन है? हम टीचर्स हैं। कौन से टीचर है? हम प्राइमरी के टीचर हैं। दादा भाई प्राइमरी की स्पेलिंग तो बताओ, उसको स्पेलिंग नहीं है। सैलरी कितनी आपकी? 1 लाख रुपए। अब यही बंदा जब रिटायर होगा तो उसकी सैलरी कितनी होगी? 50, 60, 70 हज़ार रुपये होगी। और हर बजट में गवर्नमेंट कहती है हम 10% उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, हम 5% उसकी पेंशन से बढ़ा रहे हैं। भाई क्या हो गया? पागल हो गए? दिमाग खराब हो गया? क्यों बढ़ा रहे? अच्छा, इसका इलाज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय आता है गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए, करना क्या चाहिए? उसके जो फंड कटता है हर महीने, जो सैलरी से जो पैसे कटते हैं, जिसको प्रोविडेंट फंड मिलेगा फ्यूचर में जाकर, वही पैसे कैपिटल मार्केट में आप इंजेक्ट कर दो, म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दो, उससे कहो कि ये पैसे जो है आपके हवाले। अब एक बंदा जिसकी सैलरी ₹1,00,000 है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की, उसके 4,000 रुपये कट रहे हैं। 4,000 रुपये आप गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखे, किसको दे दे? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को। म्यूचुअल फंड उसको कैपिटल मार्केट में घुमाएगी, घुमाते 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 जब 25-26 साल हो जाएंगे तो वो इतना सारा पैसा बनेगा कि जब वो बंदा रिटायर होगा तो महीने का उसको पेंशन से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे और बोझ गवर्नमेंट से हट जाएगा। पैसे कौन देगी? म्यूचुअल फंड कंपनी देगी। और हमारी कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा। हमारी स्टॉक मार्केट दुनिया में अभी 3rd नंबर पर है, फर्स्ट पे भी आ सकती है। आती क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कैपिटल्स की कमी है। तो कैपिटल आएगा तो आगे बढ़ेगी। तो वो पैसा जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, गवर्नमेंट को चाहिए इनकी सैलरी का जो पोर्शन आप अपने पास रखते हो, अपने पास रखने की बजाय ये ट्रांसफर कर दो म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड वो पैसा स्टॉक में घुमाएगी, मनी मार्केट में घुमाएगी, सोना खरीदेगी, डॉलर खरीदेगी, बॉन्ड खरीदेगी, परचेज सेल करेगी, करती रहेगी 25-26 साल तक, जब तक वो रिटायर नहीं होता वो ये काम करती रहेगी। जब वो रिटायर होगा तो पैसा जितना एक्यूमुलेट होगा उसमें से 50% उसको उसी वक्त दे दिया जाए प्रोविडेंट फंड की शक्ल में, और 50% जो है वो दोबारा घुमाते रहे ताकि मंथली उसका जितना प्रॉफिट बने वो पेंशन की शक्ल में उसको दिया जाए। गवर्नमेंट बिल्कुल फारिग, दर्द सर ही खत्म, सब सिक्योर तरीके से। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, पूरी दुनिया से बाहर निकल चुकी। ये तो सिस्टम अंग्रेजों ने लाया था, अंग्रेजों में भी सिस्टम नहीं है, उन्होंने भी खत्म कर दिए, हम चला रहे। तो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं। ठीक है, थर्ड पैटर्न की तरफ आ जाए, एक्सपेंडिचर अप्रोच। थर्ड रेटिंग डाल दीजिए प्लीज। चीज़ें खरीदते हैं, हमारा खर्चे है, उनकी आमदनी, वो जाके कंपनी को चीज़ें खरीदते हैं, उनका खर्चा है सामने वाले की आमदनी, कंपनी वाले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उनका खर्चा है सामने वाले की आमदनी। तो इसका मतलब है कि इनकम अप्रोच का जो आंसर आएगा वो एक्सपेंडिचर अप्रोच का आना चाहिए। अब मैंने इनकम की तो आपको बात बता दी है कि इतने सारे खर्चे हैं गवर्नमेंट के, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के, पर्सनल यूज के लिए आप क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मुल्क के अंदर जो लोग हैं खुद कितना कारोबार करते हैं,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना खर्चा कर रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट है वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने रोड्स कितने ब्रिजेस बना रही है, एक्सपोर्ट सरप्लस ये कैसे आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस कितना है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से कितना पैसा आ रहा है, ये सब ऐड करने के बाद आप डेप्रिसिएशन माइनस करके आंसर आएगा। फिर ऐड गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब्सिडीज किसको कहते हैं, जो किसान है वो खाद लेते हैं, खाद की पूरी वैसे 2000 की है, गवर्नमेंट कहती है कि 500 मैं दूंगा 1500 आप दे दो, तो गवर्नमेंट जेब से खर्चा बर्दाश्त करती है ताकि फार्मर्स को प्रमोशन मिले। इसी तरीके से पेट्रोल है, अगर गवर्नमेंट को 80 रुपये का पड़ता है और आवाम को 70 रुपये में दे रही है, 10 रुपये खुद बर्दाश्त कर रही है, इसको सब्सिडीज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंशाल्लाह आगे चल के सीखेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, सेल टैक्स होता है, वैल्यू टैक्स होता है, जो हर बंदे को देना पड़ता है, जो भी आप चीज़ करते हो जो टैक्स करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सुई से लेके जहाज तक, आप बिस्किट 5 रुपये का खरीदते हो तो उसमें 1.5 रुपये का टैक्स, 3.5 रुपये का बिस्किट पड़ता है कंपनी, लेकिन सेल्स टैक्स मिला कर 5 का हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट बाहर से पैसे आ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं ना तो एक्यूरेट नहीं हो सकती है, थोड़ा प्लस माइनस होता है, तो वो उन्होंने प्लस माइनस कर दी है एडजस्ट करने के लिए। कोई भी आंसर एक्यूरेट नहीं आ सकता ना, इतने मुल्क का हिसाब किताब है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो जाती होगी कैलकुलेशन करने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही हो जाती होगी कि जब आप हिसाब किताब करके फाइनल बैठते हो उस वक्त महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि दोबारा आपको कैलकुलेशन करनी है। हम तो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, कल को 120 रुपये किलो का टमाटर, आज 160 रुपये, मैं इतनी मेहनत करके जो बैठा हूँ तो दोबारा मुझे कैलकुलेशन करनी है। आएगा समझ में? हम लोग की माशाल्लाह हुकूमत से तो टमाटर ही कंट्रोल नहीं हो रहे, 160 रुपये किलो हो गए। अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया मैं ईरान से टमाटर मंगवाऊंगी, अब ईरान से टमाटर अभी तक आए नहीं। ठीक है, हम पाकिस्तान बीज में बहुत एक्सपर्ट है, हम बीज एक्सपोर्ट करते हैं, इस साल हमारे पास गंदम की शॉर्ट हो गई, 2 लाख टन अभी हमें रशिया से इंपोर्ट करनी है, वो पोर्ट पे अभी तक फंसी है, कराची पोर्ट पे, जब आएगी तो गंदम के रेट थोड़े से कम होंगे। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ऐसे इन्फ्लेशन मेजर होती है। मुल्क में महंगाई इस तरीके से मेजर होती है कि 1 महीने के अंदर जो बेसिक चीज़ें, आटा दाल चावल सब्जियाँ फ्रूट, इसके रेट में कितना इजाफा हुआ, तो 1 महीने के अंदर 69 रुपीज़ तो सिर्फ टमाटर महंगे हो गए, 28 रुपये आटा महंगा हो गया। तो इससे इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, महंगाई को मेजर किया जाता है। आपको वो शायद ये बात ऐसी पता है इसलिए ना हो, आपको खाना खाने से मतलब होता है। ठीक है, घर पे खवातीन है वो सारे कैलकुलेशंस करती हैं, और मर्द हजरात है वो सारा कमा के वाइफ्स को पैसे देते हैं कि घर का खर्चा चलाया जाए। आएगा समझ में? लेकिन ये कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। महंगाई कंट्रोल नहीं करेंगे, अंडा भी आज 12 रुपये का हो गया, सर्दी में 15 रुपये का हो जाएगा, 14 का चल रहा है। चलो ये तो नया गेम शुरू हो गया, बैठे बैठे 10-15% यदि बढ़ गया, आएगा सकता है गरीब आदमी से अंडा भी नहीं खाए तो क्या खाएगा वो बेचारा, सैलरी तो नहीं बढ़ती है, नौकरी में जाओ मालिक को तनख्वाह बढ़ा बोलेगा फिर दरवाजा लाएगा, ही करता है ना मालिक, आएगा समझ में? अब वो क्या करेगा वो, और अंडे के रेट में ऐसे बढ़ाते हैं या किसी भी चीज़ के रेट ऐसे बढ़ाते हैं, गरीब आदमी नहीं दे सकते। किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, जब से पाकिस्तान आज़ाद है यही मसले चल रहे हैं, हम लोग बिजली से बाहर ही नहीं निकल रहे, आटा पानी से बाहर ही नहीं निकल रहे, बेसिक चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। कल एक रिपोर्ट आई जिसमें उसने बताया कि पर कैपिटा इनकम, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, मैंने पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया था ना, एक बंदा एक साल में कितना कमाता है, तो कल एक रिपोर्ट जारी की IMF ने, उसने बताया कि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि एशिया के अंदर पर कैपिटा इनकम सबसे नीचे की बता रहा हूँ, नंबर 1 पे नेपाल है, नंबर 2 पे पाकिस्तान है, नंबर 3 पे इंडिया है, नंबर 4 पे बांग्लादेश है, जिनका पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। हालांकि बांग्लादेश इतना फास्ट आगे बढ़ रहा है। अरे बस हमारा जितनी भी टेक्सटाइल के बिजनेस है सारे बांग्लादेश चले गए। अरे बस में पाकिस्तान टेक्सटाइल में एक्सपर्ट होता था, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ चले गए। कितनी बेरोजगारी क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी। हमारा लेदर का काम खत्म हो गया, हमारा फिशरी का काम खत्म हो गया पाकिस्तान में, सब कहीं ना कहीं चला गया।
तो आबादी तो माशाल्लाह मिनटों के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन जॉब मिनटों के हिसाब से नहीं बढ़ती। क्या करेंगे इसमें? सोचना पड़ेगा इन बातों को। हमारा काम नहीं सोचना, हमारा काम है हम तो अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन जो बैठे हुए हैं, जो इतनी गवर्नमेंट की सैलरियाँ ले रहे हैं, जो बैठे हुए इतने सारे काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं सोचना। उनको हम किसी तरह मशवरा नहीं दे सकते। मशवरा देना, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ठीक है? पाकिस्तान का कर्जा कितना है? पाकिस्तान का कर्जा कितना होगा? एक अंदाजा बताया था ना मैंने? सर बताया था। हाँ आपने सवाल करना था। हाँ, 11 ट्रिलियन है पाकिस्तान का कर्जा, खरब आज की डेट के मुताबिक बता रहा, ठीक है? तो आपने जो बोला ना मशवरा नहीं दे सकते, तो मशवरे के लिए चीजें बहुत सारी है, लेकिन लोग अप्लाई नहीं करना चाहते। मैंने आपको बोला 2 घंटे में पाकिस्तान के 11 खरब जीरो हो सकते हैं। कैसे हो सकते हो आगे क्लास में बताऊँ? यही कहा था ना मैंने, तो बात पे कायम नहीं। वेरी गुड। इनको पता नहीं है कि वो लोग गाँव से आए हैं, उनको सब पता है। क्यों नहीं करते हमें नहीं पता। और वो चीज़ ऐसी है कि अगर वो आप बेचो भी नहीं, अगर वो आप बेचो नहीं और आप लोगों ने कर्जा नहीं चुका है, लेकिन उसका सिर्फ सही इस्तेमाल करो ना, तो भी आपके कर्जे में काफी हद तक कमी हो जाए। क्रिप्टो करेंसी है क्या? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में तो है जो क्रिप्टो करेंसी चला रहे हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं आजकल। कुछ टाइम पे इसका अरूज था, अभी तो दुनिया में क्राइसिस है ना। अभी जो क्रिप्टो करेंसी होती है क्या चीज है? एक डिजिटल करेंसी है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डिजिटल करेंसी से उसको मिलेगा, उसकी वैल्यू इसलिए बढ़ेगी कि जितने ज्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे, जितनी उसकी पीआर अच्छी होगी, उतनी ज्यादा डिजिटल करेंसी का रेट बढ़ेगा। इधर तो कारोबार ही नहीं चल रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगी? लॉजिकल बात है ना। शॉप्स ही बंद पड़ी है, मॉल ही बंद पड़े, यहाँ तो फिर भी काम चल रहे हैं। बाहर तो लेवल 3 लेवल 4 आ गया ना पूरी यूरोप के अंदर। आप अपने घर से 12 किलोमीटर से आगे नहीं निकल सकते, कहीं पर बोला 2 किलोमीटर से आगे नहीं निकल सकते, उनके ऐसी रिस्ट्रिक्शन आ गई। क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट चलेंगे, क्या डैम बनेगा, क्या ब्रिजेस बनेंगे? हमारे यहाँ ऐसा सिलसिला इसलिए नहीं है कि लोग मानते ही नहीं कोरोना को। ऑनलाइन हमारे पास टेस्टिंग मशीन है जो चेक करेगा कोरोना है कि नहीं, तो 12 दिन में सही हो जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ लोग आते, लोग मानते ही नहीं इस बात। सही ना, जिसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सही होगा बच जाएगा, नहीं होगा बस रखा था कि मर्जी, जाना था चला गया, उसका बुलावा आ गया, खत्म बात। यार इंसान बन नहीं वहाँ ऐसा सिलसिला नहीं है। वहाँ थोड़ा सा मम्मी डैडी की तरह सब चीज़ों मास्क पहनो, ये करो, मास्क भी 8 घंटे तक पहनो, 8 घंटे के बाद मास्क पहनो भी जरासीम पैदा हो जाएंगे। हम वही मास्क 4-5 दिन में चला लेते हैं बहुत ज़्यादा ठीक है, चाहे वो बात दूसरी है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास टाइम कम होता है ना, इसलिए भी ज़्यादा बातें आपको बताने की बात होती है, मुझे बैलेंस करके चलना होता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल टीचिंग बेसिक नेशनल इनकम, मुल्क की नेशनल इनकम हासिल करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? नंबर 1, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। माशाल्लाह पाकिस्तान के पास डेटा ही नहीं। किसी भी गवर्नमेंट इदारे के पास ये फाइलें भरी पड़ी, आप बोलो यार मेरी फाइल के अंदर मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, बोलो ये फाइल सबसे नीचे फाइल है ना, उसमें आपका डॉक्यूमेंट है, खुद उठा लो। जैसे आप उठाओ ना चूहे घूम रहे होंगे आगे स्टोरी में, उसके आधे आपके ऊपर खाली होंगे। ठीक है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, डिजिटल वर्ल्ड है। बोलो कभी सब किसी जाओ ना, कोई लॉयर फॉर्म में जाओ, वकीलों के पास जाओ, हाँ, अदालत में चले जाओ, या कोई इधर सिविक सेंटर चले जाओ, जहाँ पर गवर्नमेंट के इदारे वहाँ चले जाओ, ये इतनी बड़ी बड़ी फाइलें पड़ी हुई है। नेशनल सेविंग सेंटर चले जाओ भाई, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है यार, हर चीज़ सारी। एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दो भाई, ये सारी फाइलें आप पकड़ो, इसको कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करो, ये कॉन्ट्रैक्ट ही पैसे आते हैं। वो 4-5 बंदों को लगेगा टक टक डेटा एंट्री करते रहेंगे खत्म। समझ आ रही बात? हाँ, डेटा ही नहीं है सही। हमारे पास यही नहीं पता हमारे मुल्क की आबादी कितनी है, बाकी सब चीज़ों को छोड़। कोई कहता है 22 करोड़, कोई कहता है 23 करोड़। अभी कराची में बैनर लगेंगे दोबारा मदमशुमारी कराओ, कोई कहता है 2 करोड़ कराची की आबादी है, कोई कहता है 3 करोड़ है, कोई कहता है 3.5 करोड़ है। हम तो कराची की आबादी नहीं पता, पाकिस्तान की क्या पता होता। बाकी डेटा तो बात की बात है।
नंबर 2, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वो इतने एक्सपर्ट नहीं है कि सही तरीके से कैलकुलेट कर सकें नेशनल इनकम। डीमोनेटाइज गुड्स। डीमोनेटाइज गुड्स का मतलब समझ लो, मैं किसान हूँ, मैंने 100 किलो आलू उगाए, 100 किलो में से मैं 10 किलो मैंने अपने घर पे रखे, 90 किलो मार्केट में बेचे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज मुल्क के अंदर बनेंगे। तो हकीकत में मुल्क के अंदर तो 100 किलो आलू बनेंगे, लेकिन हमारे पास डेटा कितना है? 90 किलो। बाकी 10 किलो तो मैंने इस्तेमाल कर लिए। इसको कहते हैं डीमोनेटाइज गुड्स। जिसने बनाया उन्हीं ने इस्तेमाल कर दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास। तो नेशनल इनकम कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती। इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। मदमशुमारी भी होती है। पुराने जमाने में मदमशुमारी होती थी, लोग घर पर आते थे, पूछते थे आपके घर पे कितने टीवी है, तो लोग टीवी बाथरूम में छुपा देते थे, टैंकियों के ऊपर छुपा देते थे। पुराने समय में मैं टीवी में आके देख लो, हम गरीब लोग हैं। अब लोग ये सोचते थे कि अगर मैं टीवी बता दूंगा तो गरीब इतना टैक्स बनूंगा, लेकिन वो ये उल्टा देखना चाह रहे होते हैं कि जितनी टीवी है उसको टोटल करके देखते हैं कि फैक्ट्री से कितनी प्रोडक्शन होगी, उसे क्रॉस टेल बता दी जरूरी, लेकिन क्या है डेटा सही नहीं होता। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी कबूल करना पसंद नहीं करता है। जिसको मौका मिलता है ना वो फ्रॉड करता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उसका नाम है नेशनल इनकम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एक्सपेंडिचर। तो पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, इसमें क्या है कि जितने भी गुड्स